डेट है आज 28 अप्रैल 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में है क्योंकि इसने 48 मेडिसिन्स हैं, दवाइयाँ हैं जिन पे रोक लगाई है क्योंकि वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो रेगुलेशन बना रखी हैं उनका पालन नहीं कर रही हैं, उनका उल्लंघन कर रही हैं। इस वजह से इन ड्रग्स को, दवाइयों को बैन लगाया है इस ऑर्गेनाइजेशन ने। ये नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है। जितने भी मेडिकल डिवाइस हैं या फिर कोई दवाइयाँ हैं, ड्रग्स हैं, उनको परमिशन हमारे इंडिया में कौन देता है? ये ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर काम करती है और जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स हैं उनको लागू करती है। एक एक्ट बना हुआ है ब्रिटिश टाइम का, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। इसके अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल बनाए हुए हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के जो रूल हैं उन रूल्स का ये पालन करती है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसको हेड कौन करता है? यानी कि चेयरपर्सन, इस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरपर्सन है, उसका नाम है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ये इसके हेड है, इसको हेड करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को। तो अगर आपको ऑप्शन में दिया जाए कि हमारे इंडिया में मेडिसिन या कोई वैक्सीन हो, उसकी परमिशन कौन देता है? दोनों में से कोई भी हो, दोनों सही हैं। या तो लिखा हो ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया क्योंकि ये हेड है इस ऑर्गेनाइजेशन के, या फिर इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा हो, तो दोनों सही होंगे। इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है जो उसके अंडर ये काम करती है। पहला तो न्यू ड्रग्स है उनको अप्रूवल देना, कोई नई दवाइयाँ हमारे इंडिया में उनको अनुमति चाहिए तो ये ऑर्गेनाइजेशन देती है। क्लिनिकल ट्रायल करानी है तो भी ये देती है परमिशन। मान लो कोई नई वैक्सीन बनाई है या दवाई बनाई है, उनकी ट्रायल करना है कि ये दवाई कारगर होगी या नहीं, तो उसकी ट्रायल करके देखते हैं पहले कुछ लोगों पे। अगर वो साबित होती है सही तो उसको फिर परमिशन दी जाती है। तो परमिशन ट्रायल करने की भी ये ऑर्गेनाइजेशन देती है। कोई ड्रग्स है उसके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाने तो यही बनाती है। कोई ड्रग्स है उसकी क्वालिटी देखनी है, मान लो दूसरी कंट्री से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं ड्रग्स, उसकी क्वालिटी क्या है उसको भी यही चेक करती है, मतलब उस पर कंट्रोल करती है, रूल्स रेगुलेशन उसके लिए ये बनाती है। जो स्टेट के स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ कोऑर्डिनेशन भी करती है। और देखो ये सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन स्टेट की रेगुलेटर है, उनके साथ मिलके लाइसेंस देना है किसी क्रिटिकल ड्रग्स को तो ये लाइसेंस भी यही देते हैं दोनों मिलके, स्टेट का रेगुलेटर और सेंट्रल का, ये दोनों मिलके उसे लाइसेंस भी देते हैं। किसी वैक्सीन हो या कोई डिवाइस हो, मेडिकल रिलेटेड डिवाइस, उसको सबको परमिशन कौन देते हैं? यही देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है SCO इंटर बैंक कंसोर्टियम। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 के लिए। संघई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है एक, ये देखो 2001 में बनी थी जब इसका नाम संघई 5 था क्योंकि इसके 5 मेंबर थे। संघई 5, संघई नाम की एक सिटी है, शहर है चाइना में, चाइना भी इसका मेंबर है, लेकिन इसका हेड क्वार्टर चाइना की संघई सिटी में नहीं है बल्कि बीजिंग में है, बीजिंग जो चाइना की कैपिटल है। 2001 में बनी थी जब संघई 5 इसका नाम था, एक मेंबर और जुड़ गया, फिर ये संघई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बन गई और 2017 में इंडिया और पाकिस्तान भी इसके मेंबर बन गए, तो अब इसके 8 मेंबर हैं। और 2023 में ईरान को भी बनाने का इसका प्लान चल रहा है कि ईरान को भी इसका मेंबर बनाया जाए, तो ईरान मेंबर बन जाता है तो इसके 9 मेंबर हो जाएंगे। तो इसका एक इंटर बैंक कंसोर्टियम है IBC। इसकी जो मीटिंग होने वाली है वो इंडिया में हुई है, अभी इंडिया में हुई है, मीटिंग हो गई है, होने वाली नहीं है। किसकी? संघई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इंटर बैंक कंसोर्टियम की। ये समझ लो इसके अंदर ही एक ये ग्रुप है। गोवा में इसकी मीटिंग हुई, इंडिया ने इसको होस्ट किया इस बार, इंडिया ने मतलब चेयरमैनशिप इंडिया के पास है इसकी। जो ये इंटर बैंक कॉपरेशन है या कंसोर्टियम है, इसको देखो 2005 में बनाया था संघई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने। किस लिए बनाया था? फंडिंग करने के लिए, क्योंकि जैसे इसके नाम में आ रहा है इंटर बैंक कंसोर्टियम, यानी कि बैंक की तरह काम करता है, बैंक सर्विस प्रोवाइड करता है, फंडिंग देता है। संघई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर स्टेट्स हैं, जो सदस्य देश हैं, उनके लिए इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग देता है, बैंकिंग सर्विस की तरह काम करता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही है, जो वित्तीय सेवाएं हैं, फाइनेंशियल सर्विस, वो प्रोवाइड करना, ट्रेड को प्रमोट करना और इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करना। इसकी एक काउंसिल है SCO IBC यानी कि इंटर बैंक कंसोर्टियम की काउंसिल है, जो
हर साल लगभग एक बार तो मिलती है, एक साल में एक बार मिलती है कम से कम एटलीस्ट। और इसकी जो प्रेसिडेंसी है काउंसिल की वो रोटेशनल बेसिस पे होती है। जो संघीय कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, एक बार अगर एक कंट्री है तो फिर दूसरा रहेगा, फिर तीसरा रहेगा अगले साल, इस तरह से प्रेसिडेंसी रोटेट करती रहती है। इसी के अंदर देखो कंसिस्ट करते हैं मेजर बैंक, जो इस मेंबर हैं, इस संघीय कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर हैं उनके जो सेंट्रल बैंक हैं, मेजर बैंक है, वो इसके अंदर सम्मिलित करते हैं इंटर बैंक कंसोर्टियम के। जैसे देखो चाइना का बैंक है ICBC, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, वो IBC का इंटर बैंक कंसोर्टियम है जो SCO का, इसके अंदर आता है चाइना का ये बैंक। नेशनल बैंक ऑफ कजाकिस्तान ये आता है, बैंक ऑफ रशिया इसके अंदर आता है। फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी संघीय कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इंटर बैंक कंसोर्टियम की, इंटर बैंक एसोसिएशन की, वो 2006 में हुई थी, क्योंकि 2005 में बनाया था तो अगले साल इसकी मीटिंग हुई थी। तो यही था इसके बारे में। और देखो संघीय कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, ये एक इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और स्ट्रेटजिक ऑर्गेनाइजेशन है और टेररिस्ट से लड़ने के लिए, निपटने के लिए भी काम करती है। इसने एक ग्रुप बना हुआ है अपना अलग, रेट्स नाम से, RETS, रेट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। इसका हेडक्वार्टर ताशकंद में है। ये आप वर्ल्ड मैप देख रहे हो, ये यहाँ पे इंडिया देख रहे हो, इंडिया से चाइना, और ये कजाकिस्तान, कजाकिस्तान में सिटी है ताशकंद, वहाँ पे ताशकंद में इसका हेडक्वार्टर है रेट्स का। तो ये एंटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है संघीय कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। और डिटेल में आपको जानना है SCO के बारे में तो डिटेल में लेक्चर बना हुआ है, अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक की प्लेलिस्ट बनी हुई है, या फिर पॉलिटी की प्लेलिस्ट, वहाँ पे आपको लेक्चर मिल जाएगा, देख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और GS पेपर 2 और 3 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखो 4 कंट्रीज का एक ग्रुप है ये EFTA, ये आपस में फ्री ट्रेड प्रमोट करता है और ये दूसरी कंट्री के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है? मुक्त व्यापार समझौता, हिंदी में बोलते हैं मुक्त व्यापार समझौता। इसमें क्या होता है, कुछ गुड्स या सर्विसेज होती हैं, मतलब माल वस्तुएं होती हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं एक दूसरी कंट्री। उसमें क्या है, कुछ गुड सर्विसेज पे या तो जो टैक्स लगता है, मतलब कस्टम ड्यूटी लगती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, उसको बिल्कुल कम कर देते हैं या फिर बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, कोई टैक्स नहीं लगता है। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में होता है। तो इंडिया और इस EFTA का ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रखा है, लेकिन वो ख़त्म हो चुका है जो टाइम पीरियड था। तो इसको रिज्यूम करने के लिए इन्होंने रिसेंटली डिस्कशन किया है, इंडिया और EFTA ने, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन ने। तो हमें इसके बारे में जानना है, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कब बनी थी, इसके बारे में मेनली जानना है। देखो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, स्टॉकहोम कन्वेंशन के द्वारा 1960 में बनी थी ये। इसके 4 मेंबर हैं, 4 मेंबर कौन कौन से हैं, ये देखो, एक है आइसलैंड, एक है लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, यूरोप की कंट्री है ये सारे। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आपस में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करते हैं और यूरोप के साथ भी इंटीग्रेशन करते हैं। यूरोप के बाकी कंट्री है, जैसे मान लो ये यूरोप के बाकी कंट्री, उनके साथ भी ये जो कंट्री हैं आइसलैंड, नॉर्वे वगैरह और स्विट्ज़रलैंड, और ये आपका लिechtenstein, यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड है, यहाँ पे लिechtenstein है, और ये आइसलैंड आप देख रहे हो इधर, और नॉर्वे इधर। तो ये बाकी के जो यूरोप के कंट्री हैं या यूरोपियन यूनियन है या बाकी के और कंट्री जैसे इंडिया, उनसे भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की कोशिश करते हैं और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करते हैं, ये इसका टारगेट है। ये कंट्रीज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 60 कंट्रीज से ज़्यादा कर चुके हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और यूरोपियन यूनियन के साथ भी। यूरोपियन यूनियन और EFTA हैं, ये कोई देखो जैसे यूरोपियन यूनियन एक कस्टम यूनियन भी है, इस तरह से EFTA एक कस्टम यूनियन नहीं है। कस्टम यूनियन का क्या मतलब होता है, कस्टम यूनियन का मतलब होता है, अगर मान लो ये EFTA में 4 कंट्री हैं, अगर ये आपस में ट्रेड कर रही हैं तब तो इनका जो टैक्स लगेगा वो इनका मतलब इक्वल होगा। जैसे मान लो नॉर्वे इसका मेंबर है, नॉर्वे अगर मान लो आइसलैंड से कुछ मंगाता है तो ये इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगा, तो इंपोर्ट ड्यूटी मान लो 0% है। तो अगर नॉर्वे ये स्विट्ज़रलैंड से कुछ मंगाता है इसके तीसरे मेंबर से, तो भी ये 0 रखेगा। मतलब आपस में जो इनकी चारों कंट्रीज़ का जो
टैरिफ होगा या टैक्स लगेगा वो इक्वल होगा, ये मतलब है कस्टम यूनियन का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मान लो, अभी इसे मिटा लेता हूँ मैं, अरे मिट जा भाई, अगर मान लो ये आपस में तो करते हैं तो टैक्स जो बराबर रहता है वो हर एक कंट्री के लिए बराबर रहेगा जो इसके मेंबर हैं ईएफटीए के। लेकिन अगर ये मान लो दूसरी कंट्री के साथ करते हैं, इन 4 कंट्री के अलावा दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं, तो इनका जो टैरिफ है ना वो खुद सेट कर सकते हैं अगर कस्टम यूनियन नहीं है तो। अगर कस्टम यूनियन है तो फिर क्या होगा, अगर ये चारों कंट्री का एक ग्रुप बना हुआ ईएफटीए, अगर ये कस्टम यूनियन होता तो फिर क्या होता, अगर ये नॉर्वे, अगर मान लो 4 कंट्री इसके मेंबर हैं ईएफटीए के, इनके अलावा अगर मान लो चौथी कंट्री मतलब अलग कंट्री से ये कोई ट्रेड करता, मान लो स्वीडन से ये ट्रेड करता, तो स्वीडन से जो टैक्स लगा रहा है ये, तो सेम टैक्स लगाएगा जो आइसलैंड से लगा रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फ्री है, कस्टम यूनियन नहीं है ये। आपको ये बात समझ आई नहीं आई? जैसे मान लो ये आइसलैंड स्वीडन से ट्रेड कर रहा है, मान लो पेन मंगा रहा है ये, और इसने टैक्स लगा रखा है 2%। 100 पेन लगाएगा, 100 रुपये के पेन मंगाएगा तो 2% का टैक्स लगाएगा। अब नॉर्वे अगर स्वीडन से मंगाएगा तो ये भी 2% लगाएगा टैक्स। अगर सेम टैक्स लगाना पड़ता है इन्हें तो हो गई कस्टम यूनियन ये ऑर्गेनाइजेशन। अगर सेम टैक्स नहीं लगा सकते, मतलब अपनी फ्रीडम है, कुछ भी चाहे टैक्स लगा सकते हैं, नॉर्वे चाहे कुछ भी लगाए, आइसलैंड कुछ भी लगाए, बाकी की कंट्री से आपस में ट्रेड कर रहे हैं तब तो सेम रहेगा चलो टैक्स, लेकिन बाकी की कंट्री से कर रहे हैं तब सेम नहीं रहेगा, यानी कि ये कस्टम यूनियन नहीं है। और अगर बाकी की कंट्री से ट्रेड करते और सेम टैक्स लगाते तो फिर कस्टम यूनियन होता। तो ये है कस्टम यूनियन का मतलब। तो ये कस्टम यूनियन नहीं है, जैसे यूरोपियन यूनियन है। इसका स्ट्रक्चर क्या है गवर्नेंस का, इसका देखो हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी है इसकी ईएफटीए काउंसिल, और इसमें जनरली देखो साल में 8 बार एम्बेसडोरियल लेवल पे मीटिंग होती है, यानी कि इन कंट्रीज़ के एम्बेसडर मिलते हैं 8 बार साल में, और 2 बार मिनिस्टर लेवल पे मीटिंग होती है ईएफटीए के। इसका जो हेड क्वार्टर है स्विट्जरलैंड में एक शहर है जेनेवा, वहाँ पे इसका हेड क्वार्टर है। और ये आपस में 4 कंट्री में जो भी मैनेजमेंट है ये काउंसिल देखती है। इसकी एक सर्वेलेंस अथॉरिटी भी बनी हुई है जो मॉनिटर करती रहती है यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया के साथ क्या कंप्लाइंस है इन कंट्रीज़ का। यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया एक ये भी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं अभी। एक इन्होंने कोर्ट बनाया हुआ है। कोर्ट इसलिए काम करता है जब इनका इंटरनल या एक्सटर्नल डिस्प्यूट कोई होता है, विवाद होता है, तो यहाँ पे अपील जाती है इस कोर्ट में, ये सुलझाता है मामले। अब जान लेते हैं यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया क्या है। ये देखो इसमें मेंबर कौन कौन है, यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर है वो है, यूरोपियन यूनियन में यूरोप के 27 मेंबर हैं वो इसके मेंबर हैं, और ईएफटीए के केवल 3 मेंबर हैं, आइसलैंड, ये लिechtenstein और नॉर्वे। स्विट्जरलैंड इसका मेंबर नहीं है। तो स्टेटमेंट में अगर पूछा जाए कि यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया में यूरोपियन यूनियन के सारे मेंबर हैं और ईएफटीए के भी सारे मेंबर इसके सदस्य हैं, तो आपको याद रखना है कि ईएफटीए के सारे मेंबर नहीं है, स्विट्जरलैंड नहीं है, बाकी के 3 हैं। ये जो ईईए है यानी कि यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया, ये 1994 में साइन किया गया था और लागू हो गया था ये 1 जनवरी 1994 से। ये आपस में ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशन को मेंबर कंट्रीज के बीच में प्रमोट करता है, और इसके 4 फंडामेंटल पिलर हैं। एक इंटरनल मार्केट, एक है फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल, सर्विस एंड कैपिटल। आपस में मतलब ट्रेड हो सके, गुड्स का आदान प्रदान, सर्विस का, कैपिटल का, पीपल का फ्रीली। नेक्स्ट टॉपिक है सांची। सांची देखो प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के लिए भी। सांची एक सिटी है, शहर है मध्य प्रदेश में, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, विश्व विरासत स्थल। अभी रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि इंडिया का पहला सोलर सिटी बनने जा रहा है ये, मतलब यहाँ पे जितनी बिजली यूज होगी वो सोलर एनर्जी से बनी हुई बिजली यूज होगी। कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश में रायसेन डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे है सांची सिटी। और देखो यहाँ पे बेतवा रिवर भी फ्लो करती है, ये बेतवा रिवर है और इसके वेस्टर्न साइड में सांची जो सिटी है वो बसा हुआ है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? देखो सांची एक रिलीजियस पैलेस है, धार्मिक स्थान है, हिस्टोरिकल और आर्कोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है इसकी,
और बुद्धिस्ट मोनूमेंट्स हैं, इसमें बहुत सारे बुद्धिज्म धर्म से रिलेटेड यहाँ पे स्मारक बने हुए हैं। और यूनेस्को ने इसको 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया था, विश्व विरासत स्थल। यूनेस्को इसको फंडिंग वगैरह प्रोवाइड करता है इसको कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। बुद्धिस्ट मोनूमेंट्स क्या क्या हैं सांची में? इसमें देखो मोनोलिथिक पिलर हैं जो बुद्धिस्ट से रिलेटेड है, मतलब बुद्धिज्म धर्म से रिलेटेड यहाँ पे स्मारक बने हुए हैं, मोनूमेंट्स बने हुए हैं। मोनोलिथिक पिलर, मोनोलिथिक का मतलब एक ही पत्थर से काट के बना हुआ है ये खंबा जो पिलर है यहाँ पे। बहुत सारे पैलेसेस हैं, महल हैं यहाँ पे सांची में, टेम्पल है, मंदिर, मोनास्ट्रीज हैं, मठ हैं यहाँ पे, जो 2nd सेंचुरी से लेके 1st सेंचुरी BC के बीच में बने हुए हैं। और ये ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट सेंचुरी है यहाँ पे, जो 12th सेंचुरी AD तक इसकी बहुत ज़्यादा बुद्धिस्ट, मतलब एक तरह से मेजर बुद्धिस्ट सेंटर माना जाता था इंडिया में 12th सेंचुरी AD तक ये। और ये प्रोमिनेंट स्तूपा की वजह से भी जाना जाता है यहाँ पे, क्योंकि जो एक सांची स्तूप बना हुआ है, सांची स्तूप, जिसे ग्रेट स्तूप भी बोलते हैं। और भी बहुत सारे यहाँ पे रिमेन्स हैं, अवशेष हैं। और यहाँ पे जो ये असेंबली हॉल है, चैत्य बना हुआ है, अशोकन पिलर है जिस पे कुछ इंस्क्रिप्शन, शिलालेख लिखे हुए हैं, अशोका ने पिलर बनवाया था यहाँ पे, वो बनाया हुआ है। बहुत सारी मोनास्ट्री हैं जो 4 से 11th सेंचुरी CE में बने गए थे। अब जान लेते हैं जो है सांची में सांची स्तूप बना हुआ है, ये है सांची स्तूप। और देखो इसमें ऐसे 4 दरवाजे हैं, ये जो दिखाई दे रहे होंगे, एक इधर है, एक इधर है, ये दिखाई दे रहा है आपको, और एक इधर है, और एक यहाँ पे है। 4 दरवाजे हैं इसमें, जिनको तोरण द्वार के नाम से जानते हैं। और इसमें देखो एक ये डोम बना हुआ है, डोम, ये गोल सा चक्र, आधा हाफ सर्कल जो बना हुआ है, मतलब कह सकते हो हेमिस्फेयर बना हुआ है, हाफ हेमिस्फेयर, या हेमिस्फेयर तो हाफ ही होता है, तो ये हेमिस्फेयर शेप में बना हुआ है। इसके ऊपर ये देखो छतरी टाइप में बनी हुई है। और ये हर्मिका है, ये जो आप देख रहे हो, ये हर्मिका बोलते हैं इसे, पूरा डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। ये मौर्यन एम्परर जो थे अशोका किंग ने बनवाया था ये 3rd सेंचुरी BC में, सांची स्तूप मध्य प्रदेश में। यहाँ पे बुद्धा के कुछ अवशेष और धार्मिक रिलिक्स इसमें पाए जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर है जो मैसिव स्टोन रेलिंग बनी हुई से इसके चारों ओर, जो हमने देखा तो देखो इसके चारों ओर जो रेलिंग बनी हुई है, ये दीवार जो बनी हुई है चारों ओर स्टोन से, पत्थर से बनी हुई है ये। 4 इसमें गेटवे हैं, 4 दरवाजे हैं, और कार्विंग बनी हुई है, मतलब इसमें कुछ गड़ा हुआ है, मतलब एक तरह से ये देखो इस तरह से ये दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ कार्विंग बना रखी है इस पे, मतलब कढ़ाई वगैरह कर देते हैं जो। और इसमें जो बेस है, बेस के ऊपर एक हेमिस्फेरिकल डोम बना हुआ है जिसे अंडा बोलते हैं, जो हमने देखा। और ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि ये स्वर्ग का अंडा है, डोम ऑफ हेवन, जो अर्थ को घेरे हुए, इनक्लोज करे हुए है। इसके ऊपर देखो एक हर्मिका बनी हुई है जो स्क्वायर है, मतलब इस तरह से वर्गाकार एक हर्मिका बनी हुई है। अंडा के ऊपर हमने देखी हर्मिका, ये देखो वर्गाकार हर्मिका, ये जो बनी हुई दिखाई दे रही है आपको, ये हर्मिका, ये वाली, ये वर्गाकार है, स्क्वेरिकल, मतलब स्क्वायर आकार में है ये। और इसमें देखो ये हर्मिका रिप्रेजेंट करती है वर्ल्ड माउंटेन को। और इसके ऊपर देखो मस्ट है, यस्ती जिसे बोलते हैं, ये कॉस्मिक एक्सिस को सिंबलाइज करती है। और इसके ऊपर बहुत सारी अम्ब्रेला बनी हुई है, जैसे छतरी बोलते हैं या छत्र बोलते हैं, ये रिप्रेजेंट करती है हेवन को, मतलब देवलोक, हेवन देवलोक या स्वर्ग रिप्रेजेंट करती है। ये सब हमने ऊपर देखे, तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है मक्कालाई थेडी मेयर। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एसए के टॉपिक में एग्जाम्पल की तरह यूज किया जा सकता है। चेन्नई के मेयर हैं आर प्रिया, इन्होंने क्या है ये लॉन्च करने वाली है एक मक्कालाई थेडी मेयर। ये समझ लो एक अभियान होगा या प्रोग्राम होगा, ये 3 मई को इसे लॉन्च करेंगी, स्कीम होगी ये। इस स्कीम या प्रोग्राम के अंदर देखो मेयर क्या है, हर 15 दिन में जो सिटी में 15 जोन है उसमें विजिट करेंगे और जो भी वहाँ पे निवासी हैं, रेजिडेंट रहते हैं, उनकी सिविक इश्यूज़ हैं जो उनको सुनेंगे, जो भी उनकी परेशानी है उनको सुनेंगे। जो ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन है ऑलरेडी इन्होंने एक हेल्पलाइन बनाई हुई है 1913, इस पर कोई भी कॉल करके अपना इशू बता सकता है, कोई भी परेशानी है बता सकता है। इन्होंने हेल्पलाइन है जो एक, इसके साथ साथ एक नम्मा चेन्नई नाम से ऐप भी बनाई हुई है जिसमें सिविक इशू की रिपोर्टिंग की जा सकती है कि अगर मान लो कहीं पे रोड टूटा हुआ है, पानी की फैसिलिटी नहीं है, कहीं पे स्कूल अच्छा नहीं है, कुछ भी फैसिलिटी नहीं है, तो इस पे ऐप पे वो इशू को रिपोर्ट कर सकते हैं और उस पर सुनवाई की जाती है।
तो इस तरह से लोगों की सहायता करने के लिए ये स्कीम भी चलाई गई है, मतलब चलाई जाएगी 3 मई को मक्का ले थेडी मेयर। नेक्स्ट टॉपिक है थ्रू नेली टेम्पल। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के लिए। ये देखो एक ट्रस्ट है इंटेक नाम की, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। ये जो ट्रस्ट है इसने गवर्नमेंट से कहा है कि अभी क्या है, गवर्नमेंट इस टेम्पल को, थ्रू नेली में एक टेम्पल है श्री महाविष्णु का टेम्पल, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये विलाक्कुमाडोम इस स्ट्रक्चर का नाम है जो टेम्पल में बना हुआ है, विलाक्कुमाडोम। इसकी प्रोनाउंसिएशन केरल में कुछ और भी हो सकती है। ये केरल में टेम्पल है श्री महाविष्णु टेम्पल, 600 साल पुराना है। इसको रिनोवेट कर रही है, मतलब इसको रिपेयर कर रही है गवर्नमेंट। तो जो इंटेक्ट ट्रस्ट है इसने अपील की है कि देखो आप इसे रेनोवेट तो कर रहे हो लेकिन इसकी जो मतलब पुरानी जो 600 साल पुरानी जो इसका इम्पोर्टेंस है वो गायब ना हो जाए, इसका जो कंजर्वेशन आप सही से करो, रेनोवेशन में इसकी जो छवि है वो बिगड़ ना जाए, ये अपील की है। तो इंटेक के बारे में भी जानेंगे हम और इस टेम्पल के बारे में। ये टेम्पल देखो श्री महाविष्णु का टेम्पल ये है और इसमें ये स्ट्रक्चर है, इसको बचाने की बात कर रहे हैं, इसका नाम है विलाक्कुमडोम। तो ये जो टेम्पल है केरल की वायनाड डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और इसका केरल आर्किटेक्चर स्टाइल में बना हुआ है। 15th सेंचुरी एडी में बनाया गया था इसको। इसमें जो ग्रेनाइट का स्ट्रक्चर है ये विलाक्कुमाडोम ग्रेनाइट से बना हुआ है। ये ग्रेनाइट एक पत्थर की वैरायटी है। तो इसका जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है वो लॉस ना हो जाए रिनोवेशन के दौरान, ये परेशानी जताई जा रही है इंटेक के द्वारा। इंटेक जो ट्रस्ट है इसके पास एक रिवर भी बहती है, रिवर का नाम है पप्पना सिनी, और इसके पास एक ब्रह्मागिरी हिल्स यानी कि पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे। जो इंटेक है, इंटेक क्या है, ये इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज 1984 में बनाई गई थी। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है ये सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1860 का, उसी के अंडर रजिस्टर है ये, नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की तरह। जितने भी हमारे इंडिया में हेरिटेज साइट हैं, विरासत के लिए जो इम्पोर्टेंस है हमारी, उनके लिए अवेयरनेस फैलाती है और कंजर्व करती है हमारे इंडिया में। 2007 में यूनाइटेड नेशन ने इसको अवार्ड दिया था, एक स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस प्रोवाइड किया था इंटेक को। और केरल का जो आर्किटेक्चर स्टाइल कैसा होता है, क्योंकि जो मंदिर बना है इस केरल के आर्किटेक्चर स्टाइल में बना हुआ है। स्टाइल मतलब शैली, ढंग। केरल का जो आर्किटेक्चर स्टाइल होता है ना, उसमें बनाने में वुड भी यूज होती है, मतलब लकड़ी यूज होती है बिल्डिंग को बनाने के लिए, ब्रिक यूज होती है, ईंटें, लेटराइट स्टोन यूज होता है, पत्थर का एक टाइप है। और जो इसकी छत होती है वो स्लोपिंग होती है, जैसे आपके घर बने हुए होते हैं तो इसकी छत एकदम प्लेन है, लेकिन इसकी जो छत होती है स्ट्रक्चर में ये स्लोपिंग होती है, ऐसा स्लोपिंग मतलब थोड़ी इंक्लाइन, जैसा हमने ऊपर देखा था। यहाँ पे देखो इसमें जो बनी हुई है छत, देखो थोड़ी ये स्लोपिंग है, इंक्लाइन है। तो इस तरह से इनकी छत बनी हुई होती है। और इसमें कार्विंग जो होती है, कार्विंग मतलब कढ़ाई वगैरह होती है, और ओपन कोर्ट यार्ड होता है, मतलब मैदान होता है बाहर, टेम्पल के बाहर या बिल्डिंग के बाहर। जो लकड़ी यूज होती है वो टीक की यूज होती है, टीक एक पेड़ का नाम है, ट्री का नाम। रोजवुड की भी लकड़ी यहाँ पे यूज होती है कॉमनली। और यहाँ पे देखो आसपास जो स्ट्रक्चर बना होता है ये कोर्ट यार्ड है, वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी की जाती है, मतलब बारिश का पानी को कंजर्व किया जाता है। और ये मेनली टेम्पल में यूज होता है स्ट्रक्चर, मंदिर बनाने में, पैलेसेस बनाने में यूज होता है, महल बनाने में, और घर बनाने में भी केरल में ये स्ट्रक्चर यूज होता है इस तरह का। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है बिग कैचअप। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट है। देखो 24 अप्रैल 2023 को ये ग्लोबल एफर्ट द बिग कैचअप, इसने ये अनाउंस किया गया बहुत सारी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो क्या है बिग कैचअप और कौन इसको इम्प्लीमेंट करेगा? कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है इसमें, जैसे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ है, इनको तो आप जानते हो, यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी हैं दोनों। और कुछ नॉन प्रॉफिट NGOज हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे गावी वैक्सीन अलायंस है, बिल एंड मलिंदा गेट्स फाउंडेशन है, इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 है, इसके बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे। ये देखो दोनों जो बाकी गावी और बिल एंड मलिंदा गेट्स, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन NGO टाइप हैं ये। और भी कई सारे हेल्थ पार्टनर है जो उसको इम्प्लीमेंट करने में साथ दे रहे हैं।
किसको? बिग कैचअप को। तो बिग कैचअप का टारगेट क्या है इसमें? देखो जिनको वैक्सीन नहीं लगी है ना उनको वैक्सीन लगानी है बस, चाहे कोविड-19 की हो और चाहे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर हो। जैसे बच्चे पैदा होते हैं उनको बहुत सारी वैक्सीन लगती है ना, टीबी की, खसरे की, या कोई कई सारी बीमारियाँ, कफ जो है उसकी लगती है, बहुत सारी बीमारी की लगती है। तो जो वैक्सीन है वो वैक्सीन जिन बच्चों को नहीं लगी है उनको लगाना है। तो टारगेट कंट्री इसमें 20 कंट्री हैं जो पुअर कंट्री हैं, इसमें इंडिया भी है। और ये 2021 में देखो जिन बच्चों को नहीं लगी है वैक्सीन कोरोना की वो भी इसमें लगानी है। तो हेल्थ केयर वर्कफोर्स को इसमें स्ट्रेंथन करना है, हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करनी है, वैक्सीन इसकी डिमांड है जो उसको फुलफिल करना है। रिसेंटली कितना कवरेज है इसमें? देखो इंडिया में देखो फुल इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम है उसमें 12 से लेकर 23 महीने तक बच्चे के जो 12 से लेकर 23 महीने तक के जो बच्चे हैं उनको 2015 से 16 के बीच में 62% बच्चों को इसमें वैक्सीन लगी थी और 2019-20 में 76% बच्चों को लग गई है। तो ये आगे बढ़ाना है, लगभग 100% तक करना है। अब जान लेते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देखो इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 ये एक तरह से प्रोग्राम है जो 2021 में लॉन्च किया था। इसका टारगेट ये है कि इसमें 50 मिलियन वैक्सीन है जो प्रिवेंटेबल इन्फेक्शन उनको अवॉइड करना। मतलब देखो वैक्सीन अगर ना लगे तो बहुत सारी बीमारी हो सकती हैं, वो बीमारी वैक्सीन लगा के बचाई जा सकती हैं बच्चों में। तो इसका टारगेट ये है वो बीमारियों से बच्चों को बचाया जाए। और 0 डोज चिल्ड्रन है वो कम से कम 50% तक घटाया जाए। 0 डोज चिल्ड्रन का मतलब ऐसे बच्चे जिनको एक भी डोज नहीं लगी है वैक्सीन की, कोई सी भी वैक्सीन हो, चाहे टीबी की हो चाहे कोरोना की हो। और इसका 90% कवरेज हासिल करना है चाइल्डहुड में और एडोलेसेंस में, मतलब किशोर अवस्था में जो बच्चे हैं और जो बच्चे हैं मतलब 14 साल से कम उम्र के बच्चे, उनमें सब में वैक्सीन वगैरह लगाई जाए। तो ये इसका टारगेट है इस प्रोग्राम का, इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030। तो यही टॉपिक थे आज के, कुछ वन लाइनर टॉपिक है जो रिसेंटली न्यूज़ में थे। जैसे देखो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी, कौन निकालता है इसको आपको ये याद रखना है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसमें देखो माइग्रेशन से रिलेटेड डेटा देता है, कौन निकालता है इसको? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जारी करता है, इशू करता है इसको। माइग्रेशन का मतलब होता है पलायन, एक जगह से दूसरे जगह पे लोग चले जाते हैं परमानेंटली या सीजनली, उसे माइग्रेशन बोलते हैं। तो इसमें माइग्रेशन से रिलेटेड रिपोर्ट बताई जाती है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में। एक देखो पुलिकट लेक न्यूज में थी, पुलिकट लेक, लेक मतलब झील, ये न्यूज में थी रिसेंटली। ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। ब्रैकिश का मतलब खारे पानी की झील है, जो सबसे बड़ी ही दूसरे नंबर पे। सबसे बड़ी कौन सी है? चिल्का लेक है जो उड़ीसा में, चिल्का झील। और ये पुलिकत लेक कहाँ पे? ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की जो बाउंड्री है ना, बाउंड्री पे बनी हुई है। ये देखो यहाँ इस मैप पे, यहाँ पे देखो ये तमिलनाडु और ये आंध्र प्रदेश, इसके बॉर्डर पे है ये। और एक बात और याद रखनी है आपको इसमें, जो पुलिकट लेक है, जैसे मान लो ये तमिलनाडु है और यहाँ से आंध्र प्रदेश, यहाँ पे पुलिकट लेक है। पुलिकट लेक है जो, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी और पुलिकट लेक के बीच में एक आइलैंड है, छोटा सा आइलैंड मतलब द्वीप, ऐसी बॉडी जो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है। उस आइलैंड का नाम है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा, इसका नाम सुना ही होगा आपने। यहाँ पे रिसर्च स्टेशन बनाया हुआ है इसरो ने, यहाँ से सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करते रहते हैं श्रीहरिकोटा से। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखो केशवानंद भारती केस है जो ये न्यूज में था, केशवानंद भारती केस। इसके बारे में देखो डिटेल में लेक्चर बना हुआ है, पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में लेक्चर बना हुआ है, केशवानंद भारती केस या बेसिक स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे डिटेल में देख सकते हो आप। ये अभी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसके 50 साल पूरे हो गए हैं जब ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। 24 अप्रैल 1973 में आया था ये, और 2023 में 24 अप्रैल को 50 साल पूरे हो गए। इसमें ही देखो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन दिया था। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब मूलभूत ढांचा या आधारभूत ढांचा बोल सकते हो, मूलभूत ढांचा या आधारभूत ढांचा। बेसिक स्ट्रक्चर ये वर्ड लेके आया था सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि संविधान में अमेंडमेंट किया जा सकता है पार्लियामेंट द्वारा, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। और बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है ये सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम बताया है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं किया है कि पूरी तरीके से क्या क्या आता है। ये टाइम टू टाइम बताता रहता है
कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट क्या क्या है। जैसे फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर है कि पार्लियामेंट अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट को छीन नहीं सकती लोगों से, कि मौलिक अधिकार है वो रहेंगे ही। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ से आया था, केशवानंद भारती केस से, ये आपको याद रखना है। एक आर्टिकल 200 न्यूज में था, जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 200 है, 200 आर्टिकल, ये न्यूज में था। इसमें देखो गवर्नर की पावर है, किसी बिल पे क्या रिस्पॉन्स देंगे गवर्नर मान लो असेंबली, जो विधानसभा होती है स्टेट की, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा, वो जब बिल पास करके गवर्नर के पास भेजती है तो गवर्नर के पास ऑप्शन होते हैं कि वो बिल को विद होल्ड कर ले, मतलब अपने पास रख ले, या उसे रिजेक्ट कर दे, या फिर उस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज दे। प्रेसिडेंट के पास भी भेज सकता है गवर्नर। तो ये इसके पास ऑप्शन होते हैं। तो ये आर्टिकल ये पावर देता है गवर्नर को। लेकिन देखो कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि गवर्नर जो ये पावर एक्सरसाइज करते हैं वो मिनिस्टर की एडवाइस पे ही करते हैं, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम। तो ये गवर्नर क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि विद होल्ड कर लेते हैं किसी बिल को, मतलब इनडेफिनेट टाइम के लिए पड़ा रहता, कोई जवाब ही नहीं दिया बिल पे, कोई जवाब ही नहीं दिया। अब संविधान में ये लूप होल है कि संविधान में ये टाइम पीरियड नहीं लिखा हुआ, ना तो प्रेसिडेंट के लिए और ना ही गवर्नर के लिए, कि कितने दिन में बिल को वापस करेंगे साइन करके, ये लिखा नहीं हुआ। तो इसलिए विद होल्ड कर देते हैं गवर्नर। और ये तब होता है मान लो स्टेट में किसी और पार्टी की गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट किसी और पार्टी की है, तो इस वजह से ये कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। आपको पता ही होगा, ये सब कुछ पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा। और देखो गवर्नर ना रिजेक्ट मनी बिल को नहीं कर सकते, इसी तरह से प्रेसिडेंट नहीं कर सकते। मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकते, मनी बिल को याद रखना है। रिजेक्ट का मतलब बिल्कुल इसे कैंसिल कर देना, रद्द करने का। रिजेक्ट नहीं कर सकते गवर्नर, और ना ही प्रेसिडेंट मनी बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं, और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है जो, उसको भी नहीं कर सकते हैं प्रेसिडेंट रिजेक्ट। तो ये बात आपको याद रखनी है। वैसे हमने ऑलरेडी ये पॉलिटी की प्लेलिस्ट में लेक्चर बना हुआ है, पढ़ा हुआ है। तो यही कुछ टॉपिक न्यूज़ में थे।